नेक्स्ट पॉइंट के रूप में भाषा के अभिव्यक्ति के रूप, यहाँ से इसको स्टार्ट करते हैं। जब अगर भाषा की अभिव्यक्ति के रूप की अगर बात कही जाती है तो सामान्यतः हमारे पास यहाँ पर इसमें दो पॉइंट आते हैं। एक पॉइंट जो है वो आपके पास इसमें आता है एक पॉइंट जो आपके पास आता है वो टाइटल है मौखिक, और दूसरा पॉइंट आता है वो है आपके पास लिखित। इस पर भी जो है वो आपको प्रश्न यहाँ पर पूछा जा सकता है भाषा के मौखिक और लिखित वाले पॉइंट पर। जब अगर हम यहाँ पर मौखिक की बात करते हैं तो मौखिक का कॉन्सेप्ट आप अच्छे से जानते हैं कि इसे भाषा का हम मूल रूप कहते हैं। ये जो है भाषा का मूल रूप कहलाता है, और ये वाला जो पॉइंट है वो भाषा का कृत्रिम रूप कहलाता है। अब यहाँ पर इसे हम मूल रूप के नाम से क्यों जानते हैं, तो इसमें पॉइंट ये आता है कि जन्म के साथ आपको दो चीज़ें जो है वो गॉड गिफ्टेड के रूप में मिल जाती है, जिसमें एक टाइटल आपके पास बोलना और एक पॉइंट आपके पास सुनना। इसलिए इसे कभी कभी भाषा का नेचुरल या प्राकृतिक वाला रूप भी कह दिया जाता है, क्योंकि इसको जब भगवान के द्वारा सबको प्रदान किया जाता है तब इसमें यहाँ पर किसी प्रकार का जो है किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता। तो ये वाला पॉइंट आपके पास यहाँ पर मूल रूप। कृत्रिम वाले रूप का मतलब ये होता है कि इसके लिए हमको एफर्ट करना पड़ता है, इसके लिए हमको मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि जब तक हम लिखना और पढ़ना वाला टाइटल नहीं करेंगे तब तक हमारे पास ये वाला पॉइंट आता हुआ नहीं दिखाई देता। अर्थात इसका मीनिंग आपके पास ये होता है कि भाषा का आर्टिफिशियल रूप, अर्थात इसके लिए जो है हमको यहाँ पर प्रयास करना पड़ेगा। प्लस एक आप ये भी देख सकते हो कि जो वाक वाला रूप है वो आपके पास यहाँ पर मौखिक होता है, जो लिपि वाला जो रूप है वो आपके पास यहाँ पर लिखित होता है। इसी प्रकार से आप यहाँ पर इसको जो है ये कह सकते हो कि ये भाषा का अस्थायी रूप होता है, जबकि इसके लिए कह सकते हो कि यह भाषा का स्थायी रूप होता है। ये वाला पॉइंट जो है वो भाषा का स्थायी रूप होता है, जबकि इसके कॉन्टेक्स्ट में आप ये कह सकते हो कि यह भाषा का अस्थायी रूप है। तो यदि बाई चांस मौखिक और लिखित अभिव्यक्ति में अंतर भी पूछ लिया जाए तब भी जो है यह आपसे यहाँ पर आराम से इसमें बन जाना चाहिए कि मौखिक अभिव्यक्ति और लिखित के मध्य जो है वो अंतर आपके पास यहाँ पर क्या होगा। फिर यहाँ से चलते हैं आगे। अगला पॉइंट अपने पास आता है राजभाषा, है ना। इसको लेकर के भी हमारे सामने जो है वो समय समय पर बहुत सारे प्रश्न यहाँ पर आते रहे हैं। सबसे पहले राजभाषा कहते किसे हैं, तो इसकी परिभाषा को लंबे समय तक आप याद रखने के लिए एक शब्द अपने साथ चला सकते हैं। वो टाइटल है आपके पास यहाँ पर सरकारी कामकाज की भाषा। ये शब्द जो है आप यहाँ पर ले सकते हैं कि सरकारी कामकाज की भाषा को जिस नाम से जानते हैं वो कहलाता है राजभाषा। सरकारी कामकाज की भाषा को राजभाषा के नाम से हम जानते हैं। पर तो आपको लगता है कि नहीं, इसको एक आध और हमको, तो यहाँ पर यह कहा जाता है कि दरबार, राजा महाराजाओं के जमाने में दरबार की भाषा को ही हम यहाँ पर राजभाषा या दरबारी भाषा के नाम से भी हम इसको जानते हैं। फिर एक पॉइंट आता है कि नहीं यार, और जो है एक आध कुछ परिभाषा हो, तो इसमें एक परिभाषा, एक कॉन्सेप्ट ऐसा बढ़ता है कि हमारे देश में संविधान है, और हमारे देश में जब संविधान है तो संविधान के अंतर्गत कुछ अनुच्छेद दिए गए हैं। संविधान के अंतर्गत कुछ अनुच्छेद दिए गए हैं। अब संविधान के अंतर्गत जो कुछ अनुच्छेद दिए गए हैं, उन अनुच्छेदों की सहायता से यह प्रावधान किया गया है कि कौन सा देश कौन सी भाषा में काम करेगा। इसी प्रकार से भारत के संविधान में भी ये लिखा हुआ है कि भारत सरकार जो है कौन सी भाषा में काम करेगी। तो जिस देश के, इसकी परिभाषा एक थोड़ी सी बड़ी और लॉन्ग वाली लेना हो तो ऐसा ले सकते हो कि जिस देश के, आप यहां पर ऐसा ले सकते हो कि जिस देश के संवैधानिक प्रावधानों के तहत, जिस देश के संवैधानिक प्रावधानों के तहत यदि किसी एक देश को जिस किसी एक भाषा में काम करने का निर्देश प्रदान किया जाता है तो उसे हम यहाँ पर जिस नाम से जानते हैं वो कहलाता है राजभाषा।
जब किसी देश विशेष को किसी भाषा विशेष में काम करने का निर्देश संविधान के प्रावधानों के तहत दिया जाता है तो उसे हम यहां पर क्या कहते हैं, तो उसे राजभाषा के नाम से जानते हैं। फिर यहां से जब अगर हम इसमें आगे की तरफ बढ़ें तो बात यह आती है कि भारत के संविधान में राजभाषा विषयक अनुच्छेद दिए गए। अब यहां पर भारत के संविधान में राजभाषा विषयक जो अनुच्छेद दिए गए हैं, उससे पहले एक दो जनरल बातें और कि भारत के संविधान में यह कहा है कि संघ की राजभाषा क्या होगी, तो इसका उत्तर है आपके पास यहां पर हिंदी। ये यहां पर दे दिया गया कि संघ के भारत के संविधान का अनुच्छेद 343 ये कहता है कि संघ की राजभाषा क्या, तो संघ की राजभाषा हिंदी। पर यहां पर कभी कभी जो है आपने ये पॉइंट देख लिया कि राजभाषा हिंदी है, पर एक शब्द आप और सुनते हो जिसका नाम आता है आपके पास यहां पर सह राजभाषा। एक पॉइंट आपके पास और आता है जिसको आप कहते हो सह राजभाषा, और सह राजभाषा के रूप में आपके पास यहां पर अंग्रेजी को जो है वो माना गया है। लेकिन आप इसके साथ एक ये भी देखेंगे कि भारत के संविधान में जब 22 प्रादेशिक भाषाओं की सूची बनाई गई उसमें नाम अंग्रेजी का नहीं है, लेकिन सह राजभाषा के रूप में अंग्रेजी हैं। यदि प्रश्न ऐसा पूछ लिया जाए कि केंद्र सरकार हिंदी के साथ साथ सह राजभाषा अंग्रेजी में भी काम करेगी या सह राजभाषा में भी काम करती है, तो सह राजभाषा कौन सी, तब आपके पास यहाँ पर उत्तर होना चाहिए, वो टाइटल है आपके पास यहाँ पर अंग्रेजी। फिर एक पॉइंट आपके पास हिंदी को लेकर के आता है कि हिंदी को राजभाषा के रूप में जो है वो कब डिक्लेयर किया गया, तो पॉइंट आया आपके पास यहां पर 14 सितंबर 1949 को। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एक मत से निर्णय लिया था। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एक मत से निर्णय लिया था कि भारत की जो है भारत की भाषा क्या होगी, भारत की राजभाषा क्या होगी, तो उन्होंने कहा हिंदी होगी। इसीलिए हम लोग प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। तो एक आध बार हमको प्रश्न इस प्रकार का भी मिला है कि 14 सितंबर क्यों महत्वपूर्ण है, तो 14 सितंबर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एक मत से निर्णय लिया था कि हिंदी भारत की राजभाषा होगी। इसलिए हम प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं, इसलिए महत्वपूर्ण है। तो ये पॉइंट आपके पास यहाँ पर जो है इसमें परिभाषा के साथ साथ में इसमें याद रखना है। फिर जब अगर अपन इसमें आगे की तरफ बढ़ते हैं तो बात यहाँ पर आएगी इसकी परिभाषा हम देख लें, फिर चलेंगे आर्टिकल पर। राजभाषा का अर्थ संविधान द्वारा स्वीकृत सरकारी कामकाज की भाषा को राजभाषा कहते हैं। ठीक, दूसरी परिभाषा किसी देश का सरकारी कामकाज जिस भाषा में करने का निर्देश संविधान के प्रावधानों द्वारा दिया जाता है वह उस देश की राजभाषा कही जाती है। दूसरी परिभाषा। तीसरी परिभाषा, जिस भाषा में शासक या शासन का काम होता है उसे राजभाषा कहते हैं। जिस भाषा में शासक या शासन का काम होता है उसे राजभाषा कहते हैं। 2-3 परिभाषाएं जो है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, लेकिन एक आध परिभाषा आपको किसी और साहित्यकार के अनुसार देखना हो तो वो परिभाषा ये हो सकती है इसमें आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी के अनुसार राजभाषा क्या, तो जिस भाषा का प्रयोग केंद्रीय और प्रादेशिक सरकार द्वारा पत्र व्यवहार, राजकाज और सरकारी लिखा पढ़ी में किया जाए उसे राजभाषा कहते हैं। मतलब मेरे हिसाब से, चूंकि आपके पास इतना समय नहीं है कि आप इतने सारे पॉइंट को इसमें देखो, इसलिए ये पॉइंट जो है एक परिभाषा कीवर्ड बिठा लो, सरकारी कामकाज की भाषा को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, राजभाषा या दरबारी भाषा के नाम से या ऑफिशियल लैंग्वेज, अंग्रेजी में ऑफिशियल लैंग्वेज के नाम से हम जानते हैं। इतने में अपना काम इसमें यहाँ पर हो जाएगा, है ना। फिर हम देखें यहाँ पर तो भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया, आप सब जानते हैं। साथ ही यह भी प्रावधान किया गया कि अंग्रेजी भाषा में केंद्र सरकार अपना कामकाज तब तक कर सकती है जब तक कि हिंदी को पूरी तरीके से राजभाषा के रूप में स्वीकार नहीं कर लिया जाता।
इसका मतलब है कि सह राजभाषा में काम करने का जो प्रावधान है वो आपके पास यहाँ पर रखा हुआ है। फिर राजा नवाबों के जमाने में राजभाषा को हम दरबारी भाषा भी कहते हैं। जैसे मान लो प्रश्न आ जाए ऐसा, क्योंकि थोड़ा सा ट्रेंड चलता है कि मूल वाली हेडिंग न दे करके, पल्लवन न देकर वृद्धिकरण दे देना, है ना, विलोम शब्द न लिख करके विपरीत भाव व्यंजक शब्द लिख देना। तो यदि राजभाषा के स्थान पर अगर आपको दरबारी भाषा भी लिख दे तो भी जो है वो आपका कॉन्सेप्ट यहाँ से इसमें बढ़ सकता है, या इसमें आप एक्सप्लेन कर सकते हो। फिर ये बात मैंने आपको भी बता दी कि भारत की राजभाषा किस भाषा को बनाया जाए। इस पर पर्याप्त विचार विमर्श करने के बाद 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एक मत से निर्णय लिया था कि हिंदी भारत की राजभाषा होगी। इसीलिए हम लोग प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। ये पॉइंट आपके पास यहाँ पर आ चुके हैं, पहले भी आगे भी जो है वो आपके काम के हैं। अब यहाँ पर भारत के संविधान में राजभाषा संबंधी प्रावधान, तो इसमें अपने को ये याद रखना है कि ये आपके इसमें 343 से 351 तक दिए गए हैं। 343 से 351 तक, 343 से 351 तक दिए गए हैं। और इनको एक नाम और दिया जाता है, और वो नाम क्या दिया जाता है, तो वो है आपके पास यहां पर मुंशी अयंगर फार्मूला। मान लो यदि ऐसा प्रश्न पूछ ले कि मुंशी अयंगर फार्मूला क्या, तो भारत के संविधान में अनुच्छेद 343, 343 से 351 तक के जो आर्टिकल हैं, उन आर्टिकलों को मुंशी अयंगर फार्मूले के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आपके पास यहां पर इसमें आ सकता है, या इतने पॉइंट अपन इसमें देख सकते हैं। अब जब अपने पास यहां पर 343 नंबर का जब आर्टिकल आता है, एक बात हो गई, मुंशी अयंगर फार्मूला कहां से कहां तक, 343 से लेकर के 351 तक। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल में 343 है, एक 344 है, एक 350 है और एक 351 है। किसी भी हालात में आपको ये याद होने चाहेंगे यदि आप प्रश्न को सही करना चाहते हैं तो। अनुच्छेद 343 क्या कहता है, तो उन्होंने कहा कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी। संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी। ये आर्टिकल पहले पूछा जा चुका है। अनुच्छेद 343 क्या है, तो यहां पर अनुच्छेद 343 क्या है, तो संघ मतलब भारत, संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी। फिर अनुच्छेद 344, ये भी अपने आप में मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी आपके सामने आ सकता है कि अनुच्छेद 344 क्या। तो अनुच्छेद 344 में एक बात तो यह है कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राजभाषा आयोग का गठन किया जाएगा। तो पहला प्रश्न इस प्रकार से कि राजभाषा आयोग का गठन कौन से अनुच्छेद के तहत किया जाता है, तो उसका उत्तर है 344। कौन करता है, भारत के राष्ट्रपति। फिर अगला पॉइंट कि पहला राजभाषा आयोग कब गठित किया गया था, 7 जून 1955 को। पहला राजभाषा आयोग कब गठित किया गया था, 7 जून 1955 को। इस आयोग के द्वारा अपनी रिपोर्ट कब दी गई, जुलाई 1956 में। इस आयोग के द्वारा अपनी रिपोर्ट कब दी गई, जुलाई 1956 में। जब 7 जून 1955 को राजभाषा आयोग का गठन किया गया था, तो इसका चेयरमैन किसको बनाया गया था, बीजी खेर, बाल गंगाधर खेर। बाल गंगाधर खेर की अध्यक्षता में इसे गठित किया गया था। फिर जब अगर हम यहां से आगे की तरफ देखें, तो जब अगर ये आयोग अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देता है, तो इसकी जांच करने के लिए एक संसदीय समिति होती है। एक संसदीय समिति होती है। इस संसदीय समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं, जिसमें से 20 लोकसभा से तथा 10 राज्यसभा से होते हैं। 20 लोकसभा से तथा 10 राज्यसभा से होते हैं। तो ये पॉइंट आपके पास यहां पर 7-8 प्रश्न। आर्टिकल 344 क्या है, राजभाषा आयोग का गठन कौन से अनुच्छेद में किया जाता है, राजभाषा आयोग का गठन कौन करता है, पहला राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया था, पहले राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे, पहले राजभाषा आयोग के द्वारा रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई, राजभाषा आयोग के द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट की जांच कौन करता है,
उस समिति में कितने सदस्य होते हैं, उसमें से लोकसभा से कितने होते हैं और राज्यसभा से कितने होते हैं, ये पॉइंट जो है आपके पास यहाँ पर आ सकता है। फिर आया अनुच्छेद 345, इसमें है राज्य की राजभाषा। भाई संघ के लिए तो आपने कह दिया 343 में, यहाँ पर आपके पास आया 345, मतलब राज्यों के लिए कि राज्यों की राजभाषा क्या हो, राज्यों की राज्य भाषा क्या हो। राज्यों की राजभाषा क्या हो, तो उन्होंने कहा कि उन राज्यों की राज्य भाषा प्रादेशिक हो। प्रादेशिक का मतलब आपके पास यहां पर जैसे महाराष्ट्र मराठी, पंजाब पंजाबी, गुजरात गुजराती, तो किसी राज्य की राजभाषा प्रादेशिक। अब उन्होंने कहा कि जब अगर किसी राज्य की राजभाषा प्रादेशिक नहीं है तो उन्हें कहा हिंदी, उन्हें कहा हिंदी भी नहीं है तो अंग्रेजी। तो अनुच्छेद 345 ये कहता है कि किसी राज्य की राजभाषा प्रादेशिक या हिंदी या ऐसी व्यवस्था होने तक अंग्रेजी का प्रयोग जारी। फिर पॉइंट आता है अनुच्छेद 346। अनुच्छेद 346 क्या है, तो इसमें यहां पर यह है कि कभी कभी ऐसा समय आता होगा कि केंद्र सरकार राज्य सरकार से बात करे, केंद्र सरकार राज्य सरकार से बात करे। कभी कभी ऐसा भी समय आता होगा कि एक राज्य दूसरे राज्य से बात करे, एक राज्य दूसरे राज्य से बात करे। तब आपके पास यहां पर आया केंद्र और राज्य के मध्य और राज्य के मध्य पत्र व्यवहार की भाषा क्या होगी। तो उन्होंने कहा कि जो उन राज्यों में या जो उस केंद्र में सुप्रीम पावर पर बैठा हुए व्यक्ति हैं और जो राज्य में बैठा हुआ व्यक्ति है, जिस माध्यम में अपने विचारों का आदान प्रदान सफलतापूर्वक कर लें, उसको हम हमारे पत्र व्यवहार की भाषा बना लेंगे। फिर आया अनुच्छेद 347, इसमें यहां पर आया किसी राज्य की जनसंख्या के किसी अनुभाग द्वारा, मतलब किसी राज्य की जनसंख्या के किसी अनुभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध। अब यहां पर अगर किसी राज्य की अगर बात की जाए कि राज्य की जनसंख्या के किसी अनुभाग, मतलब अगर कोई छोटा सा टुकड़ा किसी बात को लेकर के अगर परेशान है तो उसका मैटर जो है वो डिस्कस किया जाएगा अनुच्छेद 347 में। अनुच्छेद 348 क्या कहता है, तो उन्होंने कहा उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय में प्रयुक्त की जाने वाली भाषा, उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय में प्रयुक्त की जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध। इसका मतलब आपके पास यहां पर कि उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय की जब अगर हम बात करें तो उसमें यहां पर प्रयुक्त की जाने वाली या विधेयकों या अधिनियमों में प्रयुक्त की जाने वाली भाषा तो कौन सी होगी, तो जो उनको कंफर्टेबल लगे वो होगी। फिर पॉइंट आता है अनुच्छेद 349, इसमें यहां पर लिखा है कि भाषा से संबंधित विधियां, मतलब रूल्स रेगुलेशन कानून कायदे, भाषा से संबंधित विधियां अधिनियमित करने की प्रक्रिया कौन से अनुच्छेद में है, तो यह है अनुच्छेद 349 में। फिर बात आती है आपके पास यहां पर 350। बेसिकली 350 तीन भागों में है, एक मूल 350, एक 350 क, एक 350 ख। 350 में कहा गया है कि अगर कोई जनसाधारण व्यक्ति, जैसे मान लो जब आप नौकरी में जाओगे तब आप सेवा में रहते हो, जॉब नहीं होती आपकी सेवा होती हो, तो जब अगर आप नौकरी में गए, वहां सेवा करने के लिए गए और अगर ऐसे आपके पास यहाँ पर अपनी ठेठ लोकल लैंग्वेज में कोई समस्या आपके पास लेकर के आ जाता है, आप अधिकारी हैं, तो क्या आप उसके आवेदन को लोगे, तो भारत का संविधान कहता है कि आपको लेना है। भारत का संविधान कहता है कि आपको लेना है। इसलिए 350 में ये लिखा गया है कि जनसाधारण की शिकायतें दूर करने के लिए आवेदन में प्रस्तुत की जाने वाली भाषा कौन सी होगी, तो वो होगी जो ठेठ गांव का व्यक्ति जिस भाषा में अपनी समस्या को बताना चाहता है। फिर आया अनुच्छेद 350 क। इसमें यहां पर क्या है, तो अनुच्छेद 350 क में यह है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों को उनकी प्राथमिक शिक्षा उनकी मातृभाषा में देने का प्रावधान। अनुच्छेद 350 का यह कहता है कि बच्चों को उनकी प्राथमिक शिक्षा उनकी मातृभाषा में देने का प्रावधान। फिर बात आती है 350 ख। इसका मतलब यह है
कि यदि भाषाई दृष्टि से कोई अल्पसंख्यक वर्ग है, भाषाई दृष्टि से कोई अल्पसंख्यक वर्ग है, तो उस अल्पसंख्यक भाषाई दृष्टि से जो अल्पसंख्यक वर्ग है उसके लिए राष्ट्रपति के द्वारा एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान, भाषाई दृष्टि से अल्पसंख्यक वर्ग के लिए राष्ट्रपति के द्वारा एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान कौन से आर्टिकल में किया गया है? तो वो है आपके पास 350 ख। बड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट है अनुच्छेद 351, जिसमें यहां पर ये लिखा हुआ है कि केंद्र सरकार का यह उत्तरदायित्व होगा कि वो हिंदी का प्रचार प्रसार करे। प्रचार प्रसार के लिए आर्टिकल कौन सा है? तो प्रचार प्रसार के लिए जो आर्टिकल है वो है आपके पास यहां पर 351। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? सेंट्रल गवर्नमेंट की। और ऐसा इसलिए था बेसिकली कि भारत के संविधान में जब हम सह राजभाषा के रूप में अंग्रेजी को चला रहे थे तो वो व्यवस्था एक 15 साल तक के लिए थी, मतलब 1965 तक थी। इस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने सोचा कि आगे की तरफ जो है हमारा काम यहां पर बढ़िया हो जाए या संपूर्ण राष्ट्र में जो है वो हिंदी फैल जाए, इसलिए केंद्र सरकार को आर्टिकल 351 की सहायता से एक यहां पर काम दिया गया था कि वो हिंदी का प्रचार प्रसार और विकास करे। फाइनली राजभाषा विषय का अनुच्छेद 343 से 351 तक है, मुंशी अयंगर फार्मूला भी कहते हैं। 343 और 44 बड़े मोस्ट इंपोर्टेंट है। 343 में है संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी। 44 में राजभाषा आयोग के गठन की बात है। 50 और 51 बड़े मोस्ट इंपोर्टेंट है। 50 में है जनसाधारण की शिकायतें। 350 क में है आपके पास बच्चों को उनकी शिक्षा उनकी मातृभाषा में देना। 350 ख में है भाषाई दृष्टि से अल्पसंख्यक वर्ग के लिए राष्ट्रपति के द्वारा एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान। फिर ये बात आपके पास यहाँ पर 351 में है, तो केंद्र सरकार का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हिंदी का प्रचार प्रसार करे, फैलाए उसको। वो बात कहां पर है? वो आपके पास अनुच्छेद 351 में। बहुत ज्यादा अंतर तो नहीं है, पर कभी ऐसा लगता है कि राजभाषा का अंग्रेजी है वो है ऑफिशियल लैंग्वेज, राज्य भाषा का अंग्रेजी है वो है स्टेट लैंग्वेज। तो कभी अगर आपसे पूछ लिया जाए प्रयोजन मूलक हिंदी के अंतर्गत कि राज्य भाषा क्या, तब मेरा ऐसा मानना है कि आपसे कहीं गलती न हो जाए, इसलिए यहां पर ये राज्य भाषा का एक छोटा सा परिभाषा वाला कीवर्ड इसमें यहां पर ले लिया। राज्य भाषा किसी विशिष्ट राज्य के लोगों की, है ना, महाराष्ट्र की मराठी, कर्नाटक की कन्नड़, तमिलनाडु की तमिल। तो राज्य भाषा, राज्य स्टेट लैंग्वेज, राज्य भाषा किसी विशिष्ट राज्य के लोगों की तथा उस राज्य के राजकाज के लिए विधि द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। तो राजभाषा और राज्य भाषा में यदि अंतर आ जाए तो वो सरकारी कामकाज की भाषा थी, लेकिन वो भारत सरकार के कॉन्टेक्स्ट में हमको ऐसा लगता है, क्या वो सभी राज्यों में सरकारी कामकाज की भाषा है? तो आंसर है कि नहीं हो सकता है, क्योंकि कुछ राज्यों की राजभाषाएं अपनी अपनी अलग अलग हैं। तो इसलिए राज्य भाषा किसी विशिष्ट राज्य के लोगों की तथा उस राज्य के राजकाज के लिए विधि द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। स्थूल रूप से इसे क्षेत्रीय, स्थूल रूप से, मोटे रूप से, बड़े रूप में इसे क्षेत्रीय अथवा प्रादेशिक भाषा भी कहा जाता है। जैसे महाराष्ट्र में मराठी के साथ साथ कोंकणी भी है। ठीक, तो ये एक लगता है कि थोड़ा सा शब्द चेंज कर दे और अगर परिभाषा आ जाए तो आप लोग कम से कम उसमें वहां पर चूके नहीं। फिर यहां से जब आगे बढ़े तो ये बात आती है राजभाषा अधिनियम की। ये प्रश्न आ चुका है, राजभाषा अधिनियम कब आया था? 1963 में आया था। इस राजभाषा अधिनियम में क्या है? तो इस राजभाषा अधिनियम में यहां पर यह है कि आपने भारत के संविधान में यहां पर पहले ये चर्चा कर रखी थी उसमें कि सह राजभाषा के रूप में अंग्रेजी 15 साल तक चलेगी, लेकिन आगे भी उसको कंटिन्यू करने के लिए आपके द्वारा एक एक्ट लाया गया, एक अधिनियम लाया गया और इसी एक्ट को राजभाषा अधिनियम 1963 कहा गया।
इसी एक्ट के तहत एक द्विभाषा नीति आई। ये प्रश्न भी आ चुका है, द्विभाषा नीति क्या है? तो द्विभाषा नीति थी कि केंद्र सरकार अपना कामकाज हिंदी के साथ साथ सह राजभाषा में भी आगे करती रहे। और ये द्विभाषा नीति 26 जून 1965 से लागू हुई थी इसी अधिनियम के तहत। देख लेते हैं यहां पर, इस विधेयक को गृह मंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने प्रस्तुत किया था। उद्देश्य था राजकीय प्रयोजनों में 15 साल की पहले एक लिमिट थी, 15 वर्ष बाद यानी 1965 से हिंदी का प्रयोग आरंभ होना चाहिए था। मतलब यह था कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गुजरात के अहमदाबाद से लेकर के आसाम के सिलचर तक, वहां व्यवस्था को पूर्ण रूप से लागू न करके उस अवधि के बाद भी, कौन सी 15 साल की, कब संविधान लागू हुआ था? 50 में, 50 से 15 साल 65, उस अवधि के बाद भी संघ के सरकारी प्रयोजन के लिए अंग्रेजी का प्रयोग बनाए रखना, संघ के सरकारी प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी का प्रयोग बनाए रखना। इस प्रकार 26 जून 1965 से राजभाषा अधिनियम 1963 के तहत द्विभाषिक नीति प्रारंभ हुई। 3 मार्कर आ चुका है, द्विभाषिक नीति प्रारंभ हुई, जिसमें संघ के सभी सरकारी प्रयोजनों के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाएं प्रयुक्त की जा सकती है। मतलब ये जो काम था, ये 15 साल में अंग्रेजी सह राजभाषा के रूप में हटनी चाहिए थी, लेकिन जो भी उस समय की तात्कालिक परिस्थितियां रही होगी उसके हिसाब से इसको आगे भी कंटिन्यू कर दिया गया। तो राजभाषा अधिनियम अगर फिर से आ जाता है तो प्रस्तुत किया लाल बहादुर शास्त्री जी ने। उद्देश्य क्या था? 1965 से संपूर्ण राष्ट्र में हिंदी जो है वो राजकीय भाषा के रूप में प्रयोग होती भी दिखाई दे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। इसके तहत ही द्विभाषा नीति जारी कर दी गई और ये कहा कि हिंदी के साथ साथ सह राजभाषा अंग्रेजी में भी आगे काम होता रहेगा। ठीक है। अब यहां पर यह है कि जैसे ही ये राजभाषा अधिनियम 1963 आया, तो इस राजभाषा अधिनियम 1963 में जैसे ही आया तो इसमें यहां पर आगे ये मैटर आया कि कुछ लोगों ने थोड़ा सा इसका विरोध किया होगा। विरोध करने के बाद में चलो ठीक है, हम इसमें संशोधन कर देते हैं। तो एक प्रश्न आपके लिए ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि राजभाषा अधिनियम 1963, राजभाषा अधिनियम 1963 में संशोधन कब किया गया? तो इसका आंसर है आपके पास 1967 में। राजभाषा अधिनियम 1963 में संशोधन कब किया गया? तो इसका उत्तर आएगा आपके पास 1967 में। फिर यहां पर जब इसमें आया तो इसमें यहां पर क्या आया? तो इन्होंने कहा कि आप ये चाहते हो, मतलब हिंदी भाषी बेल्ट की तरफ से कुछ ऐसा हो गया वहां पर कि आप अंग्रेजी को हटाना चाहते हैं। उन्होंने कहा हाँ हम हटाना चाहते हैं, या आपने कहा था कि केवल अंग्रेजी तो सह राजभाषा के रूप में 15 साल तक चलेगी लेकिन इसके आगे नहीं। उन्होंने कहा ठीक है एक काम करते हैं। बोले क्या? तो इसमें यहां पर आया कि गैर हिंदी भाषी राज्यों की विधानसभाओं से, मतलब तमिलनाडु, मतलब केरला, कर्नाटका, पश्चिम बंगाल, बहुत सारे हैं। तो गैर हिंदी भाषी राज्यों की विधानसभा से हम एक जो है वो संकल्प रिजोल्यूशन पारित करा लेते हैं कि यदि केंद्र सरकार हिंदी में कामकाज करे तो उनको कोई दिक्कत नहीं है। क्या ऐसा संभव है? सवाल ही नहीं उठता। और उन्होंने कहा कि यदि गैर हिंदी भाषी राज्यों में से एक राज्य भी रह जाएगा तब भी हम यहां पर नहीं मानेंगे और सह राजभाषा के रूप में अंग्रेजी को आगे भी चलाएंगे। उन्होंने कहा कि बाई चांस यदि पारित कर भी दिया गया तब लोकसभा और राज्यसभा में भी इसको पास करना होगा, तब जाकर ही हम सह राजभाषा अंग्रेजी के प्रयोग को हटाएंगे, अन्यथा हिंदी के साथ साथ सह राजभाषा के रूप में आगे भी काम चलता रहेगा। ये पूरा इसमें यही लिखा हुआ है। एक बार देख लेते हैं। संशोधन हुआ 67 में, अंग्रेजी का प्रयोग समाप्त कर देने के लिए ऐसे सभी राज्यों के विधानमंडलों द्वारा जिन्होंने हिंदी को अपनी राजभाषा के रूप में नहीं अपनाया है संकल्प पारित करना होगा। विधानमंडलों के संकल्पों पर विचार कर लेने के पश्चात उसकी समाप्ति के लिए संसद के हर एक सदन में संकल्प पारित करना होगा। यदि ऐसा नहीं होता तो अंग्रेजी अपनी
पूर्व स्थिति में बनी रहेगी। और पूर्व स्थिति क्या? तो अंग्रेजी की पूर्व स्थिति ये थी कि उसमें जो है कामकाज सह राजभाषा के रूप में चलता रहेगा। ये दोनों पॉइंट अपने आप में बड़े इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं। फिर यहां से जब इसमें आगे बढ़े तो अगला पॉइंट आया राजभाषा नियम 1976। ये पहले कई बार आ चुका है, अच्छा टाइटल है। इसको ऐसे समझ लो कि जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार भी किसी न किसी भाषा में किसी न किसी प्रयोजन में अपने काम करती है। केंद्र सरकार के सरकारी कार्यालय भी पूरे भारत में फैले हुए हैं। तो यदि मध्य प्रदेश में हो तो कौन सी भाषा में काम करें, यदि महाराष्ट्र में हो तो कौन सी भाषा में काम करें, यदि पश्चिम बंगाल में हो तो कौन सी भाषा में काम करें। तो इसको लेकर के देश भर के केंद्रीय सरकारी कार्यालयों को 3 वर्गीय विभाजन में बांट दिया गया, जिसमें भाग के नाम दिए भाग क, भाग ख और भाग ग। भाग क, ख और ग। जब अगर आपके पास यहां पर आया इसमें, तो राजभाषा नियम 1976 हिंदी के प्रयोग के संदर्भ में भारत के क्षेत्रों का 3 वर्गीय विभाजन किया गया, जिसमें प्रमुख राजभाषा हिंदी, सह राजभाषा अंग्रेजी, प्रादेशिक भाषा के प्रयोग हेतु नियम दिए गए। मतलब हिंदी में काम करें कि सह राजभाषा अंग्रेजी में काम करें कि प्रादेशिक भाषा में काम करें, कौन? केंद्र सरकार के सरकारी कार्यालय। कर्नाटक में बैठा हो तो किस में काम करे। राजभाषा नियम 1976 के अनुसार देश भर के केंद्रीय सरकारी कार्यालयों को क, ख और ग नामक 3 वर्गों में विभाजित किया गया। क, ख और ग नामक 3 वर्गों में विभाजित किया गया। वो 3 वर्ग कौन कौन से हैं? ये हैं भाग क के अंतर्गत आने वाले राज्य, भाग ख के अंतर्गत आने वाले राज्य और भाग ग के अंतर्गत आने वाले राज्य। प्रश्न यहां से लगातार बने हैं, प्रश्न आ सकते हैं आगे भी। याद करने का तरीका ध्यान से सुन लेना और इसको याद कर लेना। जब पॉइंट आता है अपने पास यहां पर वर्ग क, तो सामान्यतः माइंड ऐसा सेट करो कि हल्का सा जो है वर्ग क में, पूर्णतः तो नहीं पर मैं ये कह रहा हूं कि हल्का सा सेट करके अपने प्रश्न का उत्तर याद कर सकते हो। और वो तरीका ऐसा हो सकता है कि हिंदी भाषी राज्य, पार्शियल, फुल नहीं। तो जब अगर आप यहां पर इस बात को माइंड थोड़ा सा सेट कर लो ऐसा, तो ऐसे में जो है आपको उत्तर याद हो जाएंगे कि मध्य प्रदेश से अलग हुआ छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश से अलग हुआ उत्तराखंड, बिहार से अलग हुआ झारखंड। ये 6 ऐसे हो गए। ह हरियाणा, ह हिमाचल 8, राजस्थान 9, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, और आपके पास यहां पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये आते हैं भाग क में। भाग क के अंतर्गत आने वाले केंद्र सरकार के सरकारी कार्यालय पहले हिंदी भाषा में काम करने को ही प्राथमिकता देंगे। फिर बात आई भाग ख की, तो इसमें आया पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, चंडीगढ़, और एक पॉइंट आपके पास आया दमन दीव, दादरा व नगर हवेली। ये जो है पहले अपने राज्य की राजभाषा में वहां पर केंद्र सरकार के सरकारी कार्यालय काम करने का प्रयास करेंगे। यदि उसमें कंफर्टेबल नहीं तो हिंदी, और उसमें कंफर्टेबल नहीं तो अंग्रेजी। तो मेरा ऐसा मानना है, प्रश्न एक बार इस प्रकार का है, राजभाषा परिनियमावली 1976 के अनुसार क वर्ग के अंतर्गत आने वाले राज्यों के नाम बताइए। लिख दो कोई से भी 3। वाइस वर्षा प्रश्न ऐसा हो सकता है, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड राजभाषा परिनियमावली के अनुसार कौन से भाग में आते हैं? भाग क। अब अगर आपने क याद कर लिया, ख याद कर लिया, तो जो नहीं याद है वो सब ग में है। भाई 11 यहां है, 5 यहां है, 16, 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, 36 में से 11 यहां, 8 यहां, ये हो गए 16। मतलब 20 के नाम जो है वो आपके पास केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों के नाम कहां पर है? तो वो भाग ग में है। इसका मतलब है कि यदि पश्चिम बंगाल में कोई कार्यालय होगा तो पहले काम वहां पर बांग्ला में, नहीं
दूसरे नंबर पर अंग्रेजी में, नहीं तब तीसरे नंबर पर जो है वो आपके पास हिंदी में। पहले आपके पास यहां पर बांग्ला में, दूसरा जो है वो आपके पास अंग्रेजी में, और नहीं अगर हो तो तीसरा जो है आपके पास यहां पर हिंदी में। ये हिंदी में पहले नंबर, यहां हिंदी दूसरे पर, यहां हिंदी तीसरे पर। और 3 प्रश्न जो है आ चुके हैं कि राजभाषा नियमावली 1976 के अनुसार भाग ग के अंतर्गत आने वाले राज्यों के नाम लिखो। अगर आपने ये याद कर लिए क और ख, तो जो आप बाकी माइंड में अपने पास यहां पर हैं वो सब सारे भाग ग के अंतर्गत चले जाएंगे। ठीक, अब यहां पर क्या हुआ कि ये जो पॉइंट आपके पास है राजभाषा 1976, ये राजभाषा जो अधिनियम नियम परिनियमावली 1976 में संशोधन होता है, और इसमें संशोधन हुआ 1987 में। तो जब इसमें 1987 में संशोधन हुआ तो इसमें यहां पर क्या था, तो बेसिकली बहुत सिंपल है, संशोधन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आ जाए तो आपको लिखने में भी बड़ा आसान है। आपने ये कहा कि भाग क के अंतर्गत सामान्यतः वो राज्य आते हैं जिसमें हिंदी चलती है, ऐसा मानते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाग क के अंतर्गत आने वाले राज्यों को हिंदी में ही पत्र भेजे जाएंगे, पर यदि किसी कारणवश उनको अंग्रेजी में पत्र भेजना अनिवार्य हुआ, तो उसके साथ उसका हिंदी अनुवाद भी भेजा जाएगा। इसका मतलब जहां से चले वापस वहीं पहुंच गए। तो पॉइंट आपके पास यहां पर इसमें आता हुआ दिखाई दिया कि भाई भाग क, केंद्र सरकार के जितने कार्यालय इन राज्यों में होंगे भाग क वाले में, केंद्र सरकार इन सबको हिंदी में ही लेटर भेजेगी, पर यदि किसी कारणवश अंग्रेजी में भेजना अनिवार्य हुआ तो उसका हिंदी अनुवाद भी जाएगा। मतलब जहां से चालू हुए थे वापस वहीं पर पहुंचते हुए दिखाई दिए। देखो, इसके अनुसार क वर्ग क्षेत्र के केंद्रीय सरकारी कार्यालयों को हिंदी में ही पत्र भेजे जाएंगे। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, और आपके पास यहां पर अंडमान निकोबार। यदि परिस्थितिवश अंग्रेजी पत्र भेजना आवश्यक हुआ तो उसका हिंदी अनुवाद भी प्रेषित किया जाएगा। ये पॉइंट आपके पास है यहां पर इसमें राजभाषा अधिनियम 1976 में। इसके बाद में आपके पास यहां पर आता है एक गोविंद वल्लभ पंत समिति, जिसको संसदीय राजभाषा समिति भी कहते हैं। गोविंद वल्लभ पंत समिति, जिसको संसदीय राजभाषा समिति भी कहते हैं। आ गया तो फैक्चुअल प्रश्न आएगा इसमें, इसका गठन कब हुआ था? इसका गठन हुआ था 1957 में। रिपोर्ट कब दी? 1959 में। रिपोर्ट कब दी? 1959 में। इसका अन्य नाम क्या है? गोविंद वल्लभ पंत भी समिति भी है। इसके चेयरमैन कौन थे? जीबी पंत, गोविंद वल्लभ पंत इसके चेयरमैन थे। फिर यहां पर इसने क्या सुझाव दिया? तो इसने ये सुझाव दिया कि हिंदी को राजभाषा का स्थान जल्दी जल्दी लेना चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली ये टाइटल आपके पास यहां पर उसी कॉन्टेक्स्ट में था जिस कॉन्टेक्स्ट में आप इसको ये लेकर के चलते हो, जिस कॉन्टेक्स्ट में हम ये लेकर के चलते हैं कि संविधान लागू होते से आपने डिसाइड कर लिया था कि यार 15 साल में हम हिंदी को अच्छा फैला देंगे। उसी संदर्भ में आपके पास यहां पर ये बात आती हुई दिखाई देती है संसदीय राजभाषा समिति की। ठीक है, फिर इसके बाद पॉइंट आता है राष्ट्रभाषा। तो यदि आपके पास यहां पर यह शब्द है राष्ट्रभाषा वाला, तो थोड़ा सा अच्छा शब्द है, ध्यान से सुन लेना। 2 शब्द याद कराऊंगा, ज्यादा नहीं। पॉइंट आपके पास यहां पर है कि राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं, तो आप एक शब्द याद रखना, बहुसंख्यक। कि जिस देश के बहुसंख्यक लोगों के द्वारा जिस किसी एक भाषा में अपने विचारों का आदान प्रदान सरलता पूर्वक कर लिया जाए, तो उसे हम यहां पर राष्ट्रभाषा कहते हैं, बहुसंख्यक लोगों के द्वारा। इसीलिए जब अगर हम भारत देश की बात करते हैं तो लगभग 40-41% लोग जो हैं वो
हिंदी में बहुत बढ़िया तरीके से अपने आप को कंफर्टेबल समझते हैं, बाकी भी कहीं ना कहीं इसमें अपने विचारों का आदान प्रदान टूटी फूटी लैंग्वेज में तो कर ही लेते हैं। दूसरा पॉइंट आपके पास यहां यह है कि क्या भारत के संविधान के अनुसार भारत की कोई राष्ट्रभाषा है? नहीं। भारत के संविधान के अनुसार हिंदी राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं। भारत की राष्ट्रभाषा क्या है? भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है, व्यवहारिक रूप में, संवैधानिक रूप में नहीं। भारत की राष्ट्रभाषा क्या है? तो भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। भारत की राष्ट्रभाषा व्यवहारिक रूप में हिंदी है, संवैधानिक रूप में नहीं, क्योंकि संवैधानिक रूप में हिंदी को जो दर्जा दिया गया है वो दर्जा जो है किसका दिया गया है? तो आप सब जानते हैं कि वो राजभाषा का दिया गया है। देख लेते हैं क्या है। जिस देश की राष्ट्रभाषा उस देश के बहुसंख्यक लोगों की राष्ट्र के विस्तृत भूभाग में जनता द्वारा अपना ली जाती है तो वह स्वतः राष्ट्रभाषा का पद प्राप्त कर लेती है। इसी संदर्भ में हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है, पर व्यवहारिक रूप में, संवैधानिक रूप में नहीं। स्पष्ट हिंदी भारत में राजभाषा तो है, साथ ही भारत के बहुसंख्यक लोगों की भाषा होने के कारण राष्ट्रभाषा भी है। देखो क्या शानदार है। हिंदी भारत में राजभाषा तो है, साथ ही भारत के बहुसंख्यक लोगों की भाषा होने के कारण राष्ट्रभाषा भी है, किंतु राजभाषा जहां संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त भाषा को ही माना जाता है, वहां राष्ट्रभाषा का देश के संविधान से कोई लेना देना नहीं है। अर्थात भारत के संविधान में इस प्रकार की यहां पर चर्चा नहीं है कि हमारी राष्ट्रभाषा जो है वो हिंदी होगी, ऐसी चर्चा नहीं है। परिभाषा छोटे से बनाओ। जिस देश के बहुसंख्यक लोगों के द्वारा जिस किसी एक भाषा में अपने विचारों का आदान प्रदान सरलता पूर्वक कर लिया जाता है उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। बाई चांस ऐसा भी हो सकता है कि इसकी विशेषताएं पूछ ले कि राष्ट्रभाषा की कोई 2-3 विशेषताएं बता दो। तो जब अगर विशेषताएं आती है तो एक सबसे बड़ी विशेषता इसकी यह है कि संपूर्ण राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधती है, पूरे राष्ट्र को इकट्ठा करने का दमखम रखती है। तो संपूर्ण राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधती है। नंबर 2, राष्ट्र की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती है। नंबर 2, राष्ट्र की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती है। और नंबर 3, आप ये कह सकते हो कि यह बहुसंख्यक लोगों की भाषा होती है। तो इस रूप में इसकी विशेषताओं को जो है वो यहां से बताया जा सकता है ना। तो ये पॉइंट आपके पास यहां पर राष्ट्रभाषा का एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। अब इसके अगले वाले पॉइंट पर हम प्रवेश करेंगे। इस वाले पॉइंट को राष्ट्रभाषा में अपने को बस इतनी ही बातें याद रखनी है।